हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग कॉमर्स विनर विद गौरव। अगर आप अच्छा कुछ देख रहे हैं तो वो कॉमर्स विनर देख रहे हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक कौन सा कवर करने वाले हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले फॉर्मल और इनफॉर्मल पढ़ने से पहले ये तो पता हो कि इनका मतलब क्या होता है। जैसे हम देखो फॉर्मल का मतलब क्या होता है, जैसे बोलते हैं ना ऑफिस में फॉर्मल ड्रेस पहन के जानी है। फॉर्मल का मतलब क्या है कि कुछ स्पेसिफाइड कर रखा है, जैसे पैंट और ट्राउजर पहन के जाओगे, जींस अलाउड नहीं है। तो फॉर्मल में भी क्या होता है कि जो भी हमें प्रोसीजर करना होता है, जो भी काम करना होता है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रिंटेड होते हैं। क्या होते हैं? प्रिंटेड होते हैं, लिखे जाते हैं। जैसे एक स्कूल की बात करें, एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल में टाइम टेबल दिया जाता है कि इस टीचर का टाइम इस टर्म पे आएगा, इस टीचर का टाइम इस टर्म पे इस सब्जेक्ट का आएगा। तो वो एक तरह से क्या होती है? फॉर्मल होती है। ठीक है, और इनफॉर्मल का मतलब क्या है? जो हमने मुंह से बोल दिया, कहीं से देख लिया, सोशल साइट पे देख लिया, ये सारी क्या होती है? इनफॉर्मल। लेकिन यहाँ पर ये तो वर्ड समझाए मैंने, लेकिन यहाँ पर हमें फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ने के, समझने के लिए बहुत अच्छी तरह से कुछ समझना पड़ेगा। ध्यान से देखते हैं। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रिफर टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो रिफर करता है उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स के विच इज डिजाइन बाय द मैनेजमेंट। जो किसके द्वारा डिजाइन किया जाता है? मैनेजमेंट के द्वारा। सीधी सी एक बात है भाई, मैनेजमेंट को अपने बिजनेस में कोई भी काम करना है, अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कराना है, तो वो काम किस किस तरीके से होगा, वो कौन डिजाइन करेगा? वो मैनेजमेंट ही तो करेगा। फिर मैनेजमेंट किसको देता है? अपनी लोअर अथॉरिटी को। लोअर अथॉरिटी किसको देते हैं? अपने एम्प्लॉइज को। तो वो रिटर्न में डॉक्यूमेंट्स होता है, फर्जी नहीं होता ऐसी बस कह दिया मुंह से, नहीं, वो लिखित में होता है, प्रिंटेड होता है, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाता है। तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट के द्वारा बनाया जाता है, किस चीज के लिए? टू अचीव स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव। ध्यान से, स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव, यानी कि हमने डिसाइड कर रखा है कि जैसा मास्क की बहुत सारी सेल हो रही है, तो मुझे मास्क में कम से कम इस साल इतनी सेल करनी है मुझे, तो स्पेसिफाइड एक ऑब्जेक्टिव बनाया है। उसके लिए मैंने कुछ प्रोसीजर्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं मैनेजमेंट के द्वारा। तो वो जो कहलाया जाएगा वो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस कहा जाएगा, जहां पे काम सारा बाय डॉक्यूमेंट्स, बाय रिटर्न में चलता हो। ठीक है, फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? पहला क्या है? इट स्पेसिफाइड द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग वेरियस जॉब पोजीशन। ध्यान से, सीधी सी बात है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस मैंने अभी आपको बताई लिखित में होता है। ठीक है, जैसे उसमें बोल रखा है कि मिस्टर एक्स जो है इस हेड के एचओडी बनेंगे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। ठीक है, या सुपरवाइजर बनेंगे। ठीक है, तो हमने उससे क्या काम करा? जो कोड ऑफ कंडक्ट, जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसमें हमने उनकी अथॉरिटी दे दी। क्या दे दी? अथॉरिटी। और उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी दे दी कि आप अपने एम्प्लॉइज को चेक करेंगे और उनकी रिपोर्ट मैनेजमेंट को देंगे कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं उन्होंने काम सही तरीके से किया है या नहीं किया है। तो पहला पॉइंट समझ में आता है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? इट लेज डाउन द प्रोसीजर एंड रूल्स एसेंशियल फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। भाई, कंपनी ने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर रखा है उसको अचीव करने के लिए क्या प्रिपेयर करी जाती है? आपके क्या प्रोसीजर होना चाहिए उसे गोल को अचीव करने के लिए, और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए। जैसे हमने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाई है भाई, जैसा लॉकडाउन का सिस्टम चल रहा है, तो इसमें जो है अल्टरनेट डेज पे बिजनेस ओपन हो रहे हैं। ठीक, तो हमने रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर क्या बनाया? हमें अपनी सेल तो उतनी ही रखनी है जितनी हमने सोच रखी थी, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज 3 डेज काम करेंगे और कुछ एम्प्लॉइज अलग 3 डेज, यानी कि जैसे मिस्टर एक्स है वो 3 डेज में आएंगे एमडब्ल्यूएफ में, लेकिन जो टीटीएस डेज बचते हैं, ठीक है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे जो डेज बचते हैं, उसमें मिस्टर एक्स नहीं आएंगे, यानी कि तीनों दिन अलग अलग एम्प्लॉय आएंगे। ये एक रूल्स एंड रेगुलेशन प्रोसीजर बना रखा है, किस चीज के लिए? जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है हमने। क्या ऑब्जेक्टिव है? कि हम अपनी सैनिटाइजर की सेल इंक्रीज करेंगे या मास्क की सेल इंक्रीज करेंगे। ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हमने जो प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, ये होता है फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पॉइंट में आता है कोऑर्डिनेट थ्रू द फॉर्मल प्रोसीजर एंड रिलेशनशिप। ध्यान से, अगर हम अपने पास रिटर्न में कोई डॉक्यूमेंट्स रखते हैं और हमने किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, आप हमें ये बताओगे कि आपकी पर डे की सेल कितनी हो रही है, आप कितना मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट कर रहे हो, कितना लोडिंग हो रहा है और कितने आपके पास ऑर्डर आ रहे हैं, कितने ऑर्डर आपको एग्जीक्यूट करने हैं, ये हमने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो ध्यान से, अगर लिखित में है तो ठीक है, याद रह जाएगा कि हाँ हमने इस इंसान को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी थी। सपोज करो अगर रिटर्न में ही नहीं है तो क्या याद रख पाओगे? नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 1 वीक, ठीक है, उसके बाद हम क्या होने लगे? भूलने लगते हैं। तो इस वजह से ये हेल्प कर देता है किस चीज में? जिससे कि हम कोऑर्डिनेट कर सके। किसको कोऑर्डिनेट कर सके? जो हमने प्रोसीजर्स की वजह से जो रिलेशनशिप मेंटेन की है। इट इज द डेलिबरेटली डिजाइन बाय द टॉप मैनेजमेंट। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं
कि ये जो फीचर ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है किसके द्वारा डिजाइन किए जाते हैं, टॉप मैनेजमेंट के लिए। अब टॉप मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल आया, क्या फीचर बैठता है, ध्यान से, टॉप मैनेजमेंट जब इसको प्रिपेयर करता है तो ये सबको बाउंड कर देता है। क्यों? क्योंकि जो एचओडी है वो भी एम्प्लॉय टॉप मैनेजमेंट का है, और जो एचओडी के जो एम्प्लॉइज हैं, जो सबऑर्डिनेट्स हैं, वो किसके एम्प्लॉइज हैं, वो भी टॉप मैनेजमेंट के। तो ये नेसेसरी, मैंडेटरी हो जाता है कि जिसको जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, अथॉरिटी दी है, वो उसको काम करे, और उसकी रिपोर्ट जिसके लिए हमने पोस्ट डिजाइन की है कि भाई ये जैसे जीएम है, मैनेजर को देगा, मैनेजर जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हेड को देगा। तो ये जो पोस्ट बना रखी है कि किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है और किसको रिपोर्ट आपको सबमिट करनी है, तो वो सारी चीजें जो हैं इसमें बताई जाती हैं और डेलिब्रेटली करी जाती है, डिजाइन किया जाता है किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये हो गए आपके क्या फीचर्स, ये बात समझ में आती है। प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियो, कंटिन्यू बने रहे हमारी वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स अब क्या सीखते हैं, इसकी एडवांटेज ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि क्या इसकी एडवांटेज है, मेरिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं, पहला क्या है, फिक्सेशन ऑफ रिलेशनशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मल एग्रीमेंट में ये लिखित में होता है किसको क्या क्या वर्क देना है। ये जो टॉप मैनेजमेंट है वो किसको देता है, अपने जो सबऑर्डिनेट होते हैं, और जो सबऑर्डिनेट होता है उसके नीचे भी कोई ऑर्डिनेट्स होते होंगे, ये बात समझ में आती है। तो इसमें क्लियर इजी हो जाता है कि किसको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, क्योंकि सब लिखा हुआ होता है। जैसा आप कहीं जाते हो पोस्ट लिखी हुई होती है ना, ये मैनेजर है, ये जनरल मैनेजर है, ये डीन है, ये डायरेक्टर है, ये सारी चीजें जो पोस्ट लिखी होती है वो कहाँ होता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में होता है। क्लियर बात समझ में आती है। दूसरा क्या है, क्लियरिटी ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज, यानी कि इसमें क्या हो जाता है कि जैसे सपोज कोई अकाउंट में एक्सपर्ट है तो उसे अकाउंट का काम दे दिया जाता है, अगर कोई आईटी सेक्टर में एक्सपर्ट है तो उसे आईटी का वर्क दे दिया जाता है। ये ऐसा क्यों दिया जाता है, यानी कि एक स्पेशलाइजेशंस मिल जाती है, यानी कि जो जिस काम में एक्सपर्ट है उसको वही काम दे दिया जाता है, जिससे कि काम जल्दी से कंप्लीट हो जाए, इफेक्टिव वर्क हो जाए, और डुप्लीकेशंस यानी कि दोबारा दोबारा रिपीटेशंस करने की नौबत ना आए। ये बात समझ में आती है। इस वजह से ये एडवांटेज में आ जाता है किसका, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। तीसरा होता है अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। ध्यान से, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस जो है हेल्प करता है किस चीज के लिए, जो हमने डिपार्टमेंट अपने बनाए हैं, जैसे कोई डिपार्टमेंट हमने बनाया है परचेज का, एक सेल्स का, तो उनको जो ऑब्जेक्टिव दे रखा है क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया या अपना ऑब्जेक्टिव अभी अचीव नहीं करा। ये किसकी हेल्प से हो सकता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या होता है, एक चेन चलती है। चेन क्या होती है, जो टॉप लेवल से बॉटम्स की तरफ, टॉप मैनेजमेंट जो है सारा अपना लिखित में किस किस तरीके से प्रोसीजर, रूल्स एंड रेगुलेशंस काम करना है वो किसको देता है, अपने लोअर मैनेजमेंट को। लोअर किसको देते हैं, जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं। ये बात समझ में आती है। इस वजह से हर कोई बाउंड हो जाता है किस चीज के लिए, जो टॉप मैनेजमेंट ने क्या दी है, एक कमांड दी है कि आपको ये वर्क करना है, आपको ये वर्क करना है, तो उसके लिए सब बाउंड हो जाते हैं, क्योंकि सब उसके क्या है, एम्प्लॉयज है। तो इस वजह से ये बोला जाता है यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक। 5 क्या हो गया, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो है हर काम इफेक्टिवली करा जा रहा है बाय एक्सपर्ट, जो एक्सपर्ट पर्सन है अपने अपने वर्क में उसके द्वारा किया जाता है। तो काम जो है उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन होती रहती है, कंसिस्टेंसी रहती है, अप डाउन नहीं होता। क्यों, अगर जैसे ऑर्डर हमने 1000 मार्कर बनाने का ऑर्डर मिला है तो वो ऑर्डर हम जल्दी एग्जीक्यूट करेंगे। क्यों, यदि हमने जो काम करने वाले हैं उनके अकॉर्डिंग, जो उनमें अपने काम में एक्सपर्ट हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पोस्ट दी है, वो उसके अकॉर्डिंग अपना वर्क कर रहे हैं। तो ये सारा कब हो पाएगा, जब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो, सारी चीज रिटर्न में हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना रखे हो। इस वजह से क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है। और ये किसमें कवर हो जाता है, एडवांटेज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो एडवांटेज में क्या क्या है, फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पहला, दूसरा क्या है, क्लियरिटी ऑफ रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉइज, अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव, यूनिटी ऑफ कमांड, और फिफ्थ पॉइंट क्या है आपका, स्टेबिलिटी। ये पॉइंट्स आपको याद जरूरी है। अगर क्वेश्चन आपको पूछता है तो इनको बस हेडिंग मत लिख देना, इसको एक्सप्लेन भी इसके अंदर कर देना, लेकिन हेडिंग बहुत ज्यादा सही होनी चाहिए, ध्यान से, ठीक है। अभी बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। बेटा अगर किसी भी कंसेप्ट में अच्छाइयां होती हैं तो बुराइयां भी होती हैं। अगर मुझे कोई पसंद करता है तो मुझे कोई नापसंद भी करता होगा। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या लिमिटेशन हो सकती है या किस डिसएडवांटेज हो सकती है या क्या डिमेरिट्स हो सकती है, वो पढ़ने जा रहे हैं। पहली क्या है, प्रोसीजरल डिलेज, यानी कि होता क्या है भाई, एक बार बताओ। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में केवल वो पैटर्न चलेगा जो टॉप मैनेजमेंट ने लिख कर दिया है, किसको किसको क्या पोस्ट दी जाएगी, ठीक है।
तो वो एक प्रोसीजर बन गया। क्या बन गया? एक प्रोसीजर बन गया कि पहले जो है वर्क किसके पास जाएगा? एचओडी के पास जाएगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर उसके बाद जो उसके नीचे एम्प्लॉइज हैं, फिर जो वर्कर हैं, फिर लेबर है। एक प्रोसीजर बन गया, चेन सिस्टम बन गया। ये बात समझ में आती है? तो इसमें क्या कहा गया है, क्या डिसएडवांटेज है कि यदि हमें कोई अपने बिजनेस के ओरिएंटेड कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, और डिसीजन इमीडिएटली जल्दी लेना है, तो आप वो डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए भी आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने आपको डिसाइड करके दे रखा है। तो यही लिखा हुआ है क्या? द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू फॉलो द चेन। यानी कि आपको एक चेन जो है, जो टॉप मैनेजमेंट ने डिसाइड कर रखी है, वो फॉलो करनी पड़ेगी। किसकी? कमांड की, जो भी बोल रखा है। विच में टेक द लॉन्गर टाइम टू डिसाइड, यानी कि जो ज्यादा समय लेगा किस चीज के लिए? कोई भी डिसीजन लेने के लिए। ये बात समझ में आती है? तो ये पहली आपकी लिमिटेशन है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरा पॉइंट क्या है? नॉन रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिएटिविटी। मुझे पता है, देखो ध्यान से, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कह दिया कि मिस्टर एक्स को केवल इस चीज का काम दो, परचेज का, लेकिन ध्यान से, उसने एमबीए जब करी थी तो उसको मार्केटिंग में बहुत अच्छा एक्सपर्ट नॉलेज थी, वो मार्केटिंग कर सकता था और वो अट्रैक्ट करता है कस्टमर को बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। लेकिन टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एचओडी को दिया ऑर्डर और एचओडी ने अपने एम्प्लॉइज को, जो उसके नीचे सबऑर्डिनेट होते हैं, उनको बोल दिया। तो यानी कि जो एक चैन सिस्टम चला हुआ है, इसमें एम्प्लॉइज की क्या क्रिएटिविटी है उसको रिकॉग्नाइज, उसको पहचाना नहीं जाता। ये एक उसकी लिमिटेशन है। तो लिखा हुआ है इट डज नॉट रिकॉग्नाइज क्रिएटिव टैलेंट्स ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के टैलेंट्स को रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। क्लियर? तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ एप्रिसिएशन ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। ध्यान से, ये क्या कहता है? इट एम्फेसाइजेज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड जॉब एंड इग्नोर्स ह्यूमन रिलेशनशिप। यहां पर ह्यूमन रिलेशनशिप को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड कर रखा है कि भाई अगर कोई भी एम्प्लॉइज है, हमें यहाँ पे वैकेंसीज है इस पोस्ट की, तो उस पोस्ट के लिए ये ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, ये उसके पास स्किल्स होनी चाहिए, ये उसके पास डिग्रियां होनी चाहिए। हालांकि उसके पास अगर डिग्री नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर उस चीज का टैलेंट है कि वो उसे इंडिविजुअली कवर कर सकता है, लेकिन वो डिग्री की वजह से, कोई परसेंटेज की वजह से वो रुक जाता है। तो यहाँ पर जो है वो क्या होता है? एम्फेसाइजेस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जॉब एंड इग्नोर्स द ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप को क्या कर दिया जाता है? इग्नोर कर दिया जाता है। इस वजह से कमी होती है किस चीज की? ह्यूमन रिलेशनशिप की। ये बात समझ में आई? दिस इज योर लिमिटेशन ऑफ द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अभी हमारी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो। बट अब क्या सीखने वाले हैं हम? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या? जो रिटर्न में नहीं है, जिसका कोई प्रोसीजर नहीं है, जिसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, बस ऐसे ही, बस जिसने बोल दिया वही चलता है। जैसे सोशल मीडिया पे भी चलता है, कुछ तो न्यूज सही होती है, लेकिन कुछ अपनी तरफ से मिर्च मसाले लगा के फेक न्यूज बना दी जाती है। वो एक तरीके से क्या होती है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ध्यान से देखो, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ए नेटवर्क ऑफ पर्सनल, ध्यान से, पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप। यानी कि जो नेटवर्क जो होता है वो किस किस का होता है? पर्सनल और सोशल रिलेशन, नॉट एस्टेब्लिश बाय द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो किसके द्वारा एस्टेब्लिश नहीं करी जाती? फॉर्मल, यानी कि रिटर्न में नहीं होती, कोई प्रोसीजर, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता, बस ओरली हो जाती है। जिसे हम ह्यूमर्स बोलते हैं, अफवाहें उड़ रही हैं, ऐसा बोलता है ना, तो वो चीजें हैं सारी ये इनफॉर्मल। इट इज द बेस्ड ऑन पर्सनल एटीट्यूड। ये किसके ऊपर बेस होती है? पर्सनल एटीट्यूड पर। सेंटिमेंट्स होता है, कोई इमोशंस होता है, लाइक या डिसलाइक होता है। जैसे सपोज करो क्या नाम है तुम्हारे, जैसे बोल देते, कभी कभी न्यूज आ जाती है कि एक तो एक्चुअल में कोई सेलिब्रिटी एक्सपायर हुई है, लेकिन पता चला कि वो बोल देते हैं फेक न्यूज में अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कि भाई इसके सदमे में दूसरी सेलिब्रिटी भी जो फेमस होती है वो एक्सपायर हो गई, लोग बाग देखते हैं, तो वो फेक बना दी। इनफॉर्मल, कोई, क्योंकि किसी का कोई पैटर्न, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ये इनफॉर्मल है। ठीक है, इस वजह से इसके फ्यूचर भी देख लो। इसके फीचर भी क्या है? इसी तरीके के। इसके फीचर भी क्या होंगे? इसी तरीके के होंगे। जैसे पहला क्या है? ग्रुप नॉर्म्स। वहां क्या नॉर्म्स चलते थे? वहां पर टॉप टू बॉटम चलता था, जो भी चैन सिस्टम चलता था। एक लेवल था, एक स्टैंडर्ड था काम करने का, लेकिन यहाँ पर कोई लेवल, कोई स्टैंडर्ड नहीं है काम करने का। ग्रुप नॉर्म्स बना रखे हैं, यानी कि कोई भी इनको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करनी पड़ती। जैसे भी काम करना है, अपनी मर्जी से करना है, जो ग्रुप बना रखे हैं उसके हिसाब से काम कर दो। ठीक है। वॉलंटरी का मतलब क्या है? वॉलंटरी का मतलब है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप वॉलंटरी होती है। वॉलंटरी का मतलब क्या? कि अपनी मर्जी से, भाई मैं अपनी मर्जी से कोई भी न्यूज बना देता हूँ, ठीक है, पर हाँ इस काम को जल्दी से इस तरीके से करना है।
पता चला कि कोई ऑब्जेक्टिव हमने डिसाइड तो कर रखा है, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक प्रॉपर जो मैनर्स होता है वो प्रिपेयर नहीं करा, बस दिमाग में जो है हाँ भाई इस काम को इस तरीके से कर दो, हाँ भाई इस काम को इस तरीके से कर दो, इस काम को इस तरीके से कर दो, यानी कि वॉलंटरी होती है। तीसरा क्या होता है, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन जैसे अभी हम सीख के आ रहे थे, फॉर्मल में तो कम्युनिकेशन क्या होती है, टॉप टू बॉटम चलती है, बॉटम टू सबऑर्डिनेट चलती है, सबऑर्डिनेट टू एम्प्लॉयज चलती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, जिसने जो ऑर्डर दे दिया, जिस तरीके यहाँ पर जो कम्युनिकेशन है वो बॉटम टू टॉप भी हो सकती है और टॉप टू बॉटम भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रोसीजर नहीं है। इस वजह से यहाँ पर ये कम्युनिकेशंस के अंदर ये बातें आती हैं, जो इसके फीचर्स हैं किसके, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस के। ये बात समझ में आती है? प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो, कंटिन्यू। आइए फ्रेंड, इसकी अब हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज को भी चेक कर लेते हैं, किसकी, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की। पहली क्या है, फास्टर कम्युनिकेशन। बस सीधी सी बात है, जब कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, किसी के पेपर के थ्रू हमें नहीं चलना है, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू नहीं चलना है, यानी कि जो मुंह से बोला वही हो जाएगा। तो इसमें जो भी कम्युनिकेशन होती है फास्टर होती है। जैसे ह्यूमर होती है ना, बहुत जल्दी फैल जाती है। जैसे किसी ने ह्यूमर पूछा, अरे भाई उस सेलिब्रिटी ने जहर खा लिया, वो मर गया, तो एकदम बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती है, बहुत जल्दी फैल जाती है। ये बात समझ में आती है? तो इस वजह से ये फास्टर कम्युनिकेशन होती है। दूसरा क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड का मतलब क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें जो है हर एम्प्लॉइज को अपनी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए छोड़ दिया जाता है। भाई हाँ, जो भी तुम्हारे मन में होगा हमें काम करके दो, इस काम को चाहे तुम्हें किस तरीके से भी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है उन्हें फिजिकल साइकोलॉजी की भी सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो इस वजह से हो जाता है सेटिस्फेक्शन ऑफ सोशल नीड, क्योंकि जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में है, जो उन्होंने प्रोसीजर डिसाइड किया है, एम्प्लॉय को वही प्रोसीजर फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पर कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, जिसे जो भी काम है दिया गया है वो कंप्लीट करना, चाहे वो किस तरीके से ही करके दे, ठीक। तीसरा होता है रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ मैनेजर। सीधी सी बात है, मैनेजर क्या होता है, जो मैनेज करता है एम्प्लॉयज को। जब सभी एम्प्लॉयज आपस में काम कर लेते हैं, आपस की कम्युनिकेशंस में काम कर लेते हैं और काम कंप्लीट करके मैनेजर को देते हैं, तो मैनेजर का बर्डन जो है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने उसे कोई नॉर्म्स नहीं दिए हैं जिसके अकॉर्डिंग उसे काम करना है। बस उसने क्या करा, टॉप मैनेजमेंट ने ये कह दिया कि आपको ये काम करवाना है, अब वो काम एम्प्लॉय को दे दिया, एम्प्लॉय किस तरीके से भी वो काम कंप्लीट करके दे। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, जो मैनेजर का बर्डन होता है वो कम हो जाता है। फिर क्या आता है आपका डिसएडवांटेज। पहला क्या है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, यानी कि जितनी भी ह्यूमर्स होती हैं, जितने भी हमारे मुंह से बातें बोले जाती हैं, उसमें सारी इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, क्योंकि जो लिखित में होता है, इन राइटिंग में होता है, वो ज्यादा एविडेंस माना जाता है, पुख्ता साबूत माना जाता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर जो एक्सप्लेन करता है, जो लिखता है, वो सही तरीके से लिखता है, सारी नॉलेज अपनी कवर करके इकट्ठा करके लिखता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी मुंह में आया वही बोल देना है, चाहे नॉलेज हो या नॉलेज हो। कई बार हम जब आज तक न्यूज चैनल वगैरह पर जो हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स जो है किसी से कुछ कहते हैं कि भाई यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो, क्या कारण है, क्या रीजन है, ठीक है। अभी हुआ भी था एनआरसीसी के ऊपर, तो लेकिन लोग बागों को पता ही नहीं दिया। क्यों? क्योंकि बस किसी ने कह दिया कि वहां जाकर आपको बैठना है, तो इस वजह से यहाँ दिक्कत आ जाएगी। तो ये क्या, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, क्लियर, डिसएडवांटेज है। दूसरा, रेसिस्टेंट टू चेंज, मैनेजमेंट कुछ चेंज करना चाहता है, तो यहाँ पर जो चेंज करना वो पॉसिबल नहीं हो पाता, इतनी जल्दी से पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन तो टॉप मैनेजमेंट ने बोल दिया कि भाई ये चेंज करना है, तो हर एम्प्लॉय बाउंड है। लेकिन यहाँ पर जो है एम्प्लॉय बाउंड नहीं है, क्योंकि कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। यहाँ पर चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? पता चला कि जैसे सपोज करो पहले वैट चला करता था, तो एम्प्लॉयज पे वैट आता था, लेकिन अब कंपनी डिसाइड करा कि भाई जीएसटी लाना मैंडेटरी है, तो बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या, और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या करेंगे, नहीं भाई हम तो जो वैट चल रहा है उसे ही कवर करेंगे, हम तो नहीं चेंज करना चाहते अपने आप को। क्यों? क्योंकि वहां पे जो है फॉर्मल नहीं था, कोई टॉप मैनेजमेंट के नॉर्म्स नहीं थे। इस वजह से इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस में ये मुसीबतें ये फेस करने पड़ता है, जो प्रॉब्लम्स आती हैं। तीसरा पॉइंट क्या, प्रेशर टू फॉलो द ग्रुप नॉर्म्स। ध्यान से, ग्रुप बने होते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे ही आपने उस ग्रुप से अगेंस्ट कोई वर्ड बोला या कोई भी काम अलग करा, तो सारा ग्रुप उसके अगेंस्ट हो जाता है और उसे जॉब से हटा दिया जाता है, कुछ ना कुछ उसके साथ गड़बड़ी कर जाती है। तो यहाँ पर प्रेशर होता है एम्प्लॉयज के ऊपर कि जो भी ग्रुप्स बने हुए हैं, जो उसके उन्होंने अपने नियम बना रखे हैं, कानून बना रखे हैं, रूल्स बना रखे हैं, उसे ही फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि टॉप मैनेजमेंट से कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं दिए जाते हैं। लाभ क्या होता है, पॉलिटिक्स। यहाँ पर पॉलिटिक्स भी चलती है। पॉलिटिक्स का मतलब क्या, जैसे एक ग्रुप में कोई मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई है, ठीक,
अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई की क्या कर दी, बुराई कर दी। उसमें ही मिस्टर सी था कोई, मिस्टर सी ने जाके वो टॉप मैनेजमेंट से बता दिया। तो अब हुआ क्या, वो आपस की बात जो है किसके पास पहुंच गई, टॉप मैनेजमेंट के पास पहुंच गई। तो जो मिस्टर एक्स और वाई हैं दोनों मिलकर आपस में, वो एक फ्रेंड है, आज लड़ाई हो गई कल एक साथ जुड़ जाएंगे। तो उसके अगेंस्ट कोई पॉलिटिक्स करके कि ये इंसान तो बेकार है, उसके साथ मतलब कुछ भी पॉलिटिक्स करेंगे और उसे जॉब से क्या करवा देंगे, हटवा देंगे। तो इस वजह से ये एक डिसएडवांटेज में आता है कि यहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा होती है किसके अंदर, आपकी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, ये आपकी छोटे छोटे पॉइंट्स थी, हेडिंग यही याद रखनी है। कुछ बुकों में बेटे पॉइंट ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ बुक्स में ये कम भी पॉइंट है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको ये जो हेडिंग्स में दिख रहा हूँ ये लिखनी है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो राइट डाउन करना है। तो मार्क्स आपको इजीली तरीके से मिल जाएंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो विद नोट चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और मेरे जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक सेंड कर रखा है वो मेरी प्लेलिस्ट का लिंक है BST की, ठीक है, उसमें कंप्लीट वीडियो जितनी भी अब तक मेरी अपलोड हुई है वो सभी हैं। और मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें टू योर फ्रेंड, क्योंकि कुछ बेनिफिट मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपके लिए मेहनत करके वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।